टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं MPESB के थ्रू जो एक एग्ज़ाम करवाया गया था ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 के लिए, जिसमें नर्सिंग ट्यूटर थे, सिस्टर ट्यूटर थे और असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था। तो एज़ पर दैट इस पेपर के आपके जो क्वेश्चन आए थे वो आपको 50-50 क्वेश्चन, 50-50% का मतलब है 50% नर्सिंग और 50% नॉन नर्सिंग, टोटल 200 MCQs यहाँ पे आए हुए थे। पेपर का फॉर्मेट हिंदी प्लस इंग्लिश था। अब मैं बता दूं, जो भी लोग अपकमिंग टाइम में ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो इस पेपर को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ से आपको एक अंदाज़ा भी लग सकता है कि इस बार 2026 में व्यापम किस तरीके के है जो पेपर कंडक्ट करा सकता है। तो ये नोटिफिकेशन है जो आया हुआ था एज़ पर दैट, यहाँ पे देखिए ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 एग्ज़ाम 2025। लेकिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था कब? पेपर कोड L के लिए। L का मतलब है यहाँ पर क्या आपका नर्सिंग वालों के लिए। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम हुआ था 19 फरवरी को। अभी जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपने है जो यहाँ पे क्या किया हुआ है, कुछ आपने सही किया बट जो ऑफिशियल आंसर की है रिस्पॉन्स सीट है उसमें गड़बड़ आया है, तो आप अपना ऑब्जेक्शन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा पेपर है जो आज आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। एक और अच्छी चीज़ कि यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। 2 सेक्शन में पेपर था, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। पेपर में कोई भी चेंज नहीं किया गया, ऑफिशियल है पूरा का पूरा, ताकि आपको डाउट ना हो कि यदि ये क्वेश्चन पेपर गलत तो नहीं है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम पूरे पेपर को। और इसको स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूँ कि जो भी लोग MPESB ग्रुप 5 का अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग मेडिकल एंड नर्सेज हब का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से PDF परचेस कर सकते हैं। PDF में आपको पूरे अभी तक जो 2015 से लेके 2025 तक ग्रुप 5 के एग्ज़ाम हुए थे वो, साथ ही साथ GMC जो एग्ज़ाम हुए थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए स्टाफ नर्स एग्ज़ाम हुए थे, वो सभी PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल ऑफिशियल आंसर कीज़ के साथ अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये सॉल्व करेंगे किस सेक्शन से? सेक्शन बी से। सेक्शन बी में क्या था हमारे? ओनली नर्सिंग के क्वेश्चन है, तो सेक्शन बी से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ मैं अच्छी चीज़ बता दूं कि जो भी लोग ये एग्ज़ाम दे के आए थे बहुत ही अच्छा पेपर था, जिसमें जो नॉन नर्सिंग सेक्शन था बहुत ही अच्छा आया था, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हम नर्सिंग सेक्शन के 100 क्वेश्चन कवर करेंगे एंड देन नॉन नर्सिंग। कोशिश करूँगी कि एक ही क्लास में एक ही फॉर्मेट पे आपको पूरा पेपर है जो सॉल्व करवा दिया जाए। तो यहाँ पर आपको पेपर इस तरीके से है, जो यहाँ पे इनका फ्रंट है थोड़ा सा छोटा है बट मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ तो आपको और क्लियरली विजुअलाइज होगा। मे बी इट्स क्लियर। तो यहाँ पे हो सकता है आपको ऑप्शन है जो थोड़ा सा प्रॉपर है जो देखने को ना मिले, इट्स फाइन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द अफोर्डेबल केयर एक्ट? जो ओबामा केयर एक्ट आया था उसका यहाँ पर क्या उद्देश्य था? ओबामा केयर एक्ट का यहाँ पे क्या उद्देश्य था? ऑप्शन में क्या क्या है आपके लिए? ऑप्शन में है आपको टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। दूसरे ऑप्शन में है टू स्लो हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इम्प्रूव इंश्योरेंस एक्सेस, स्वास्थ्य देखभाल लागत को नियंत्रित करना तथा बीमा कवरेज की पहुंच में सुधार करना। फिर अगले में यहाँ पे क्या कहा गया है? टू एलिमिनेट इमरजेंसी रूम सर्विसेज, या फिर टू रिप्लेस प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। तो जो ओबामा हेल्थ केयर यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो ओबामा हेल्थ केयर है, क्या है? ओबामा केयर है, उसका यहाँ पे आपके लिए जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो यहाँ पर एज पर दैट इस आंसर की के क्या कहा गया है? इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि टू स्लो हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इम्प्रूव इंश्योरेंस एक्सेस। देखिए यहाँ पे है टू स्लो हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इम्प्रूव द इंश्योरेंस एक्सेस। तो यहाँ पे आप याद रखिए अफोर्डेबल केयर एक्ट। अफोर्डेबल केयर एक्ट का दूसरा नाम क्या है? ओबामा केयर एक्ट। क्या है यहाँ पे? ओबामा केयर एक्ट। तो अब इस ओबामा केयर एक्ट के तहत यहाँ पे क्या आपको कहा गया है कि ओबामा केयर एक्ट के तहत कि जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज है, स्वास्थ्य देखभाल लागत है, उनको कंट्रोल करना है। और बीमा जो कवरेज होती है, बीमा कवरेज है तो बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं हो पाती हॉस्पिटल में, यदि कोई एडमिट है उस दौरान, तो यहाँ पे उसके लिए भी क्या करना है? अच्छे तरीके से उसको अफोर्ड
और प्रमोट है जो करवाना है, ताकि सबके लिए क्या रहे, एक्सेसिबल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, टू स्लो हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इम्प्रूव इंश्योरेंस एक्सेस, ओबामा केयर एक्ट और अफोर्डेबल केयर एक्ट का प्राइमरी और प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज अ क्लंक प्राइमरली इंडिकेट ड्यूरिंग द ऑटोलनी मैन्यूवर। ऑटोलनी मैन्यूवर किसके लिए यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी। तो ऑटोलनी साइन है जो देखने को किस में मिलता है, हिप डिसलोकेशन में। किसमें, हिप डिसलोकेशन में। तो क्लंक यहाँ पर क्या है, ऑटोलनी मैन्यूवर के दौरान क्लंक मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, मसल स्पाज्म। दूसरा ऑप्शन है नी जॉइंट प्रॉब्लम, घुटने के जोड़ की समस्या, हिप डिसलोकेशन है, फिर नॉर्मल हिप मूवमेंट। तो यहाँ पर मैंने कहा आपको कि जो ऑटोलनी साइन है ये किसके लिए है, तो यहाँ पर ऑटोलनी साइन है जो चेक किया जाता है किसमें, हिप डिसलोकेशन में। तो यहाँ पर क्लंक हिप, क्लंक का मतलब है यहाँ पर आपका कि जो फर्स्ट साइन है, लाइक स्नैप करना, जैसे आप चुटकी बजाते हैं उस तरीके का साउंड आना, स्नैपिंग द हिप और क्लंकिंग द हिप। तो ऑटोलनी मैन्यूवर में यदि इंडिकेट करता है तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, हिप डिसलोकेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following developmental change commonly occurs during early adulthood according to लाइफ स्पैन theorist। जीवन काल सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक परिवर्तन, मतलब यहाँ पर है डेवलपमेंटल चेंज, किसमें देखने को मिलेगा, अर्ली एडल्टहुड में अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन theorist के। पहला ऑप्शन है रीअसेसमेंट ऑफ पर्सनल करियर एंड फैमिली गोल्स, फिर है विड्रॉल फ्रॉम सोशल रोल्स एंड रिटायरमेंट, कंप्लीट अचीवमेंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी इन एडोलेसेंस, या फिर इमरजेंस ऑफ फिजिकल डिक्लाइन एंड हेल्थ एंजाइटी। क्या यहाँ पे आपका आंसर होगा, तो यहाँ पर लाइफ स्पैन थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग जो अर्ली एडल्टहुड पीरियड है इसमें जो डेवलपमेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे वो होगा रीअसेसमेंट ऑफ पर्सनल करियर एंड फैमिली गोल्स। क्या होगा, रीअसेसमेंट ऑफ पर्सनल करियर एंड फैमिली गोल्स। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंटल चेंजेस की बात की गई है जो कि अर्ली एडल्टहुड में देखने को मिलेंगे, अर्ली एडल्टहुड का मतलब है कि जो यहाँ पर आफ्टर द एडोलेसेंस के बाद का जो पीरियड है वो, तो यहाँ पर अर्ली एडल्टहुड में जो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एडोलेसेंस के बाद क्या आएगा हमारा, क्योंकि 18-19 साल की उम्र के बाद आप क्या करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद आपका जॉब रहेगा, फैमिली गोल्स रहेंगे। तो अर्ली एडल्टहुड में क्या होगा, रीअसेसमेंट ऑफ पर्सनल करियर एंड फैमिली गोल्स। तो यहाँ पर विड्रॉल फ्रॉम सोशल रोल्स एंड रिटायरमेंट है, तो आपका ओल्ड एज में आएगा, आफ्टर 60 आएगा जब आप रिटायर होंगे। इमोशनल मैच्योरिटी इन एडोलेसेंस, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है, यही एक ऐसी कच्ची मिट्टी वाले घड़े वाली स्टेज होती है, तो यहाँ पर ये आपकी नहीं होगी। और यहाँ पर फिजिकल डिक्लाइन तो होगा नहीं, फिजिकल डिक्लाइन होने की जगह यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, अर्ली एडल्टहुड में अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन थ्योरिस्ट के रीअसेसमेंट ऑफ पर्सनल करियर एंड फैमिली गोल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्पेशली असाइन टू द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ ए इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी। तो जो आईईसी कमेटी है, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी है, तो यहाँ पर जो मेंबर सेक्रेटरी है उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दी जाती है। तो आईईसी के सदस्य सचिव को कौन सी जिम्मेदारी विशेष रूप से सौंपी जाती है। पहले ऑप्शन में है अथोराइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइज ऑफ द एथिक्स कमिटी, अपॉइंटिंग द चेयरमैन एंड अप्रूविंग कमिटी मेंबर्स, इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस एंड मंथली डिसिप्लिनरी रिप्रेजेंटेशन, या फिर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग ऑफिशियल कमिटी रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पे सचिव हैं, सदस्य सचिव हैं, मेंबर सेक्रेटरी है, जो सदस्य सचिव हैं आईईसी के, उनको क्या जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपी जाएगी। तो यहाँ पर इनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो होगी ऑर्गेनाइज द मीटिंग एंड मेंटेन ऑफिशियल कमिटी रिकॉर्ड। तो वो है यहाँ पे आपका लास्ट में फोर्थ ऑप्शन है जो कि जो मीटिंग्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है और जो भी ऑफिशियल कमिटी रिकॉर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन करके रखना है।
तो यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी का काम पूछा गया है कि क्या होगा आईईसी कमेटी में। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिस्टिंग्वाइज अ सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ हॉस्पिटल। तो जो अर्धशासकीय हॉस्पिटल होते हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल से अलग रखने वाली जो एक विशेषता है वो क्या है। जो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल को दूसरे हॉस्पिटल से अलग रखते हैं, क्यों? इट इज़ फुली फंडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर इट ऑपरेट्स सोलली फॉर प्रॉफिट एंड प्राइवेटली ऑन, इट इज़ जॉइंटली मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटाइटीज़, इट प्राइमरली सर्व्स रूरल पॉपुलेशन विथ लिमिटेड फैसिलिटीज़। तो देखिए जो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं मतलब अर्धशासकीय, क्या है? अर्धशासकीय हॉस्पिटल। आपने जो ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल के नाम सुने होंगे, सेमी गवर्नमेंट बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं। तो गवर्नमेंट वाले में पूरा कंट्रोल किसका होगा? सरकार का होगा। जैसे सेंट्रल की बात करें तो जो एम्स होगा, ईएसआईसी हो गए। अब स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है सेमी गवर्नमेंट की, तो मतलब आधा प्राइवेटली और आधा सरकारी, दोनों तरीके से यहाँ पे इन हॉस्पिटल को मैनेज किया जाएगा। और वो ऑप्शन कहाँ पे है? तो जो यहाँ पे फर्स्ट है कि फुली फंडेड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, सरकारी अस्पताल है। और जो नेक्स्ट में कहा गया इट ऑपरेट्स ओनली फॉर प्रॉफिट एंड प्राइवेटली, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। फिर यहाँ पर जो जॉइंटली मैनेज होंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कहलाते हैं सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्लियर है? नेक्स्ट इज which of the following best reflects the effective utilization of the residual capacity of the elderly in community development। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कौन सा विकल्प है सामुदायिक विकास में बुजुर्गों की अवशिष्ट क्षमता के प्रभावी उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। मतलब यहाँ पर जो एल्डर पर्सन है, बुजुर्ग हैं, क्या है? एल्डर हैं, बुजुर्ग हैं, 60 ईयर से ज़्यादा के लोग हैं यहाँ पर। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट में उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है? तो यहाँ पर है पहले ऑप्शन में बाय इंगेजिंग देम इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाइक हेल्थ एजुकेशन एंड लिटरेसी ड्राइव्स। फिर है यहाँ पर बाय लिमिटिंग देयर एक्टिविटीज़ टू डे केयर सेंटर्स फॉर सोशल सपोर्ट, बाय प्रोवाइडिंग देम ओनली मेडिकल केयर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बाय इंश्योरिंग दे रिसीव फाइनेंशियल एड विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो देखिए यदि कोई बुजुर्ग है, क्या है? कोई बुजुर्ग पर्सन है तो उसका कम्युनिटी डेवलपमेंट में किस तरीके से उसको आप बिज़ी रख सकते हैं। सीधी सी भाषा में हम कहें तो बुजुर्ग हैं, आप उनको कैसे बिज़ी रख सकते हैं? तो यहाँ पर उनको इंगेज करके जो हेल्थ एजुकेशन और जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको आप बिज़ी करके रखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। कहते हैं बुढ़ापे में यदि ज़्यादा फ्री रहे तो भी बीमारियाँ घेरेंगी, तो बेटर देन उनको क्या करना है? उनकी एज के हिसाब से उनको इंगेज रखना है। जैसे हेल्थ एजुकेशन हो गया या फिर कोई साक्षरता अभियान वगैरह चल रहा है, क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस है जो आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। क्योंकि बुढ़ापे में उनको यहाँ पे एक ऑप्शन में कहा गया है कि रिसीव फाइनेंशियल एड विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इस तरीके से ओनली फैमिली में हो सकता है, कम्युनिटी में नहीं हो सकता है। फैमिली वाले फ्री में दे सकते हैं पैसा, लेकिन कम्युनिटी क्यों पे करेगी? तो यहाँ पे हो जाएगा। उनको हो सकता है ओल्ड एज में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की जगह उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये भी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कि बाय एंगेजिंग देम इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाइक हेल्थ एजुकेशन एंड लिटरेसी ड्राइव्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी इन नर्सिंग रिसर्च। तो यहाँ पर कौन सी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी होगी नर्सिंग रिसर्च में जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी पॉपुलेशन को, जो जनता है उसके लिए? ऑप्शन में है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस ऑफ रिसर्चर फॉर क्वांटिटेटिव मेथड्स, पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिसिटी, या फिर यूज़ ऑफ एडवांस स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक। तो यहाँ पर आपको सैम्पलिंग स्ट्रेटजी पूछी है। सैंपल का मतलब क्या होता है? बहुत सारी जनता के बीच में आपने कुछ भी डेटा कलेक्ट किया, वो हो गया आपका सैम्पलिंग। अब यहाँ पर जो जनता है वो हो गई सैंपल और जो आपने डेटा कलेक्ट किया वो हो गई सैम्पलिंग। तो डायरेक्टली अफेक्ट्स क्या करेगा? तो यहाँ पर डायरेक्ट अफेक्ट करेगा पॉपुलेशन की साइज़,
डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिसिटी, मतलब यहाँ पर हेट्रोजेनिसिटी का मतलब है कि कितनी जनता है, किस तरीके से है, उनमें क्या चीज़ें सेम है और क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर सैम्पलिंग स्ट्रेटजी में जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा वो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिसिटी। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यदि आप ग्रुप 5 का पेपर दे रहे हैं तो आपको HIS का फुल फॉर्म आ सकता है, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम आता है, HIMS आता है। तो यहाँ पे है HIS, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू मेंटेन पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे एक्सक्लूसिवली, टू कन्वर्ट डेटा इनटू नॉलेज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग इन हेल्थ मैनेजमेंट, या फिर टू रिप्लेस मैनुअल लेबर विथ ऑटोमेटेड सिस्टम एंटायरली, टू मॉनिटर ओनली फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। तो यहाँ पर HIS का हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या होता है कि जो डेटा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ही है कि जो डेटा है आपको उसके लिए नॉलेजेबल डेटा में कन्वर्ट करना है ताकि हेल्थ मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टू कन्वर्ट डेटा इनटू नॉलेजेबल यूजफुल डिसीजन मेकिंग एंड हेल्थ मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मुख्य पर्पस और उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड हॉस्पिटल केयर फॉर मालनरिश्ड चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं है, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम प्रिवेंटेबल लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़, ये बिल्कुल सही है, बच्चों को हमें जानलेवा बीमारियों से क्या करना है, बचाना है। फिर यहाँ पे टू प्रमोट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर मदर, ये भी नहीं है, टू इंश्योर एडल्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट लाइफस्टाइल डिसीज़, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को हमें जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हैं और उनकी वैक्सीन अवेलेबल हैं तो वो प्रोवाइड करानी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिल्डगार्ड-पैपलोस थ्योरी इज करेक्ट। तो जो यहाँ पर हिल्डगार्ड-पैपलो की थ्योरी है उसके रिगार्डिंग सही पॉइंट क्या है, नर्सिंग फोकस सोनली ऑन प्रोवाइडिंग फिजिकल केयर टू पेशेंट, नर्सिंग इन्वॉल्व्स इन इंटरपर्सनल प्रोसेस दैट प्रमोट्स पेशेंट ग्रोथ, नर्सिंग कंसिस्ट ओनली ऑफ कैरिंग आउट मेडिकल प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्टेड, नर्सिंग डज नॉट इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। तो देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे किस तरीके से दिए हैं, तो इंटरपर्सनल थ्योरी दी थी किसने, पैपलो की थ्योरी ने। तो एज पर पैपलो की थ्योरी के तो यहाँ पर वो पॉइंट क्या होगा जो इंटरपर्सनल थ्योरी को बता रहा है, तो वो है यहाँ पर कि नर्सिंग इन्वॉल्व्स एन इंटरपर्सनल प्रोसेस दैट प्रमोट द पेशेंट ग्रोथ। क्या है कि जो हिल्डगार्ड-पैपलो की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग प्रोसेस में क्या है होगा कि नर्सेस इन्वॉल्व्स होती इंटरपर्सनल प्रोसेस में, जिससे पेशेंट की ग्रोथ है जो क्या होगी, आगे बढ़ेगी और उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है, नर्सिंग इन्वॉल्व्स एन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। तो जो नेचर है, और नेचर मतलब क्या है, हमारी प्रकृति, और उस प्रकृति के कारण होने वाले जो डिजास्टर है उनको लेके सही स्टेटमेंट क्या है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है डिजास्टर आर सडन इवेंट दैट एक्सीड अ कम्युनिटी एबिलिटी टू कोप यूजिंग इट्स ऑन रिसोर्सेज। दूसरा है बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर कैन डिस्टर्ब सोशल फंक्शनिंग एंड कॉज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉस। क्रीपिंग डिजास्टर सच एज ड्रॉट्स हैव रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। द क्लासिफिकेशन ऑफ एन इवेंट एज अ डिजास्टर डिपेंड्स पार्सली ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज। तो जो प्रकृति और उसके कारण होने वाले जो प्रभाव हैं उनका सही से वर्णन कौन कर रहा है। अब यहाँ पे तो बता दिया कि पहले में कहा है कि आपदाएं अचानक होने वाली घटनाएं हैं जो किसी समुदाय की अपने संसाधनों का उपयोग करके उसे निपटने की क्षमता से परे होती हैं। फिर है मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर दोनों से क्या हो सकता है कि सोशल जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट होगा, और यहाँ पे इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियल भी हानि होगी। यदि सूखा पड़ता है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ता है, तो ये आपदाएं तेज़ी से शुरू होती हैं, कम समय तक रहती हैं। या फिर किसी भी घटना को आपदा के रूप में वर्गीकृत करना आंशिक रूप से जनसंख्या घनत्व और क्षति की सीमा पर निर्भर करता है, मतलब वहाँ की कितनी जनता है, कितना एरिया है और किस किस चीज़ों का नुकसान हुआ है। अब स्टेटमेंट में पहले में कहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और दूसरा सही है, फिर कहा है कि दूसरा और तीसरा सही है, फिर कहा पहला, तीसरा और चौथा सही है,
फिर यहाँ पे कहा गया है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो यहाँ पे देखिए सही पूछा गया है, कौन सा होगा? तो सही फर्स्ट है कि डिजास्टर आर सडन इवेंट्स दैट एक्सीज द कम्युनिटीज एबिलिटी टू कोप यूजिंग इट्स ऑन रिसोर्सेज। यदि अचानक से कहीं भी बाढ़ आती है, क्या है, यदि कहीं पर भी सडनली बाढ़ आती है तो क्या सिचुएशन डेवलप हो जाती है? क्या आप उसको तुरंत निपट सकते हैं उससे? बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं आप उससे सडनली है जो रिकवरी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा? फिर कहा गया है कि मैन मेड और जो नेचुरल डिजास्टर हैं दोनों से नुकसान होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों से बहुत भयावह नुकसान होता है। फिर यहाँ पे क्या कहा गया है आपको? फिर आपको कहा गया है कि जो सूखा है कम जल्दी आएगा और कम समय के लिए रहेगा। तो सूखे की स्थिति कैसे पड़ती है जहाँ पर भी सूखा पड़ जाए? यदि क्या कम समय के लिए होता है और जल्दी भी चला जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही स्टेटमेंट है वो क्या होगा? आप लोग भी यहाँ पे है जो मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। क्रीपिंग डिजास्टर का मतलब है सूखा। सूखा यदि एक बार पड़ जाए कहीं पर भी तो वहाँ से रिकवर करने में सालों लग जाते हैं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं है। ये क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। बाकी पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल अपनी जगह पे सही है कि जो नेचर और डिजास्टर है उनका असर देखने को मिले। तो यदि सूखा पड़ता है तो लंबे समय तक चलेगा, कम समय के लिए नहीं है। लेट से किसी भी गांव में सूखा पड़ गया, पानी नहीं गिरा, सूखा पड़ गया तो उनके वहाँ की एक दो फसलें आने में उनको टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो कहाँ पर है? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट है What are the three major concepts forming the basis of Barnard Parent Infant Theory? जो बर्नार्ड पेरेंट इन्फेंट थ्योरी है इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है? मदर फादर सोशल सपोर्ट, या फिर चाइल्ड मदर इन्वायरमेंट, चाइल्ड फादर हेल्थ केयर सिस्टम, या फिर न्यूट्रिशनल स्लीप एंड पेरेंटिंग? क्या सही होगा? तो यहाँ पर जो बार्नार्ड के माता शिशु सिद्धांत की आधारशिला यहाँ पे क्या होगी? ये होती है चाइल्ड मदर एंड एनवायरनमेंट। बर्नार्ड पेरेंट इन्फेंट थ्योरी में जो यहाँ पे तीन मेजर कॉन्सेप्ट होंगे वो क्या होंगे? चाइल्ड, मदर एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ड्यूअल बर्डन ऑफ डिसीज? रोग के दोहरे बोझ का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ऑप्शन में डिक्लाइन इन कम्युनिकेबल डिसीज इन राइज इन इंजरी, संक्रामक रोगों में कमी लेकिन चोटों में वृद्धि हो गई। फिर है इंक्रीज इन लाइफ स्टाइल डिसीज ओनली इन अर्बन पॉपुलेशन, तो शहरी जनसंख्या में जीवन शैली से संबंधित बीमारियां होना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज अक्रॉस ऑल पॉपुलेशन ग्रुप, सभी जगह समान रूप से बीमारियां होना। या फिर प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज टुगेदर, जो यहाँ पर इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ दोनों साथ में हो रही हैं, वो क्या यहाँ पे आपका सही आंसर होगा? तो यहाँ पर ड्यूअल का मतलब क्या है? दोहरे बोझ। रोगों के दोहरे बोझ का मतलब है कि किसी को कम्युनिकेबल डिसीज़ भी हो जाए लाइक सर्दी खांसी जुकाम है, और साथ में उसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है लाइक कैंसर हो जाए, या फिर कैंसर के साथ किसी को दूसरी इन्फेक्शियस बीमारी हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो यहाँ पर ड्यूअल बर्डन ऑफ डिसीज़ का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज टुगेदर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? तो एनाटॉमिकली कंट्रोल करने के लिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का करेक्टली जो मैच है वो क्या है? पहले में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल बोथ अराइज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, या फिर है सिंपैथेटिक कंट्रोल अराइज फ्रॉम सैक्रल सेगमेंट्स वाइल पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल अराइज फ्रॉम थोरैसिक सेगमेंट्स,
या फिर सिंपैथेटिक कंट्रोल अराइज फ्रॉम द thoracolumnar cord while parasympathetic control arise from brainstem and sacral area, या फिर sympathetic control arise from the brainstem while parasympathetic control arise from the spinal cord। क्या यहाँ पे सही होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को लेके एनाटॉमिकल कंट्रोल पूछा है वो। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंपैथेटिक कंट्रोल है किसके लिए? थ्रोकोलम्बर कॉर्ड, सॉरी। तो यहाँ पर जो वक्षीय कटी की रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल कहाँ से होगा? यहाँ पर ब्रेन स्टीम से, ब्रेन स्टीम और सैक्रल एरिया से। तो यहाँ पर पूछा था क्या कि जो एनाटॉमिकल कंट्रोल है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। क्लियर है? नेक्स्ट वन, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें जितने भी नर्सिंग के क्वेश्चन हैं वो आपको उन क्वेश्चन का लेवल हाई मिलेगा। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर 5-5 साल 3-3 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा था उसके बाद लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, इसीलिए यहाँ पर आपको इवन एमएससी के बाद वालों का एक्सपीरियंस यहाँ पे था, तो इसीलिए आपको इस पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई लगेगा, क्योंकि ग्रुप 1 का एग्ज़ाम है, ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन और दूसरी होती है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होगी हमारी? जो आप प्रॉपर कॉलेज में जाके ले रहे हो। इनफॉर्मल क्या होगी यहाँ पर आपकी? जैसे आप घर में आपको जो भी चीज़ सिखाई जा रही हैं वो हो जाएगा एक तरीके से। तो अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? पहले में इट इज़ इनडायरेक्ट, स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। इट एंड्स विथ एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट। फॉर्मल वाली होती हैं कि एग्ज़ाम के साथ ख़त्म हो शिक्षा, आपकी सर्टिफिकेट मिले, इसमें नहीं होगा इनफॉर्मल में। इट प्रोवाइडेड बाय ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर। इट फॉलोज अ फिक्स्ड क्यूरिकुलम एंड टाइम टेबल। तो ये जितनी भी 3 पॉइंट्स में कहा है कि ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, क्यूरिकुलम होगा, टाइम टेबल होगा, एग्ज़ाम होगा, सर्टिफिकेट होगा। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब है किसी बच्चे की माँ, पिता, दादी, दादा, कोई भी उसको अच्छी चीज़ें सिखाता है, वो सब उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है? इट इज़ इनडायरेक्ट, स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड है। कहीं भी खड़े होकर एक माँ अपने बच्चे को कुछ भी सिखा सकती है। नेक्स्ट वन इज, विच क्लिनिकल सिचुएशन मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द प्राइमरी इंडिकेशन फॉर इनिशिएटिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो CPR के लिए यहाँ पर पूछा है कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के लिए प्राइमरी इंडिकेशन क्या होगा कि आप CPR स्टार्ट कर सकते हैं। पहला है माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद नॉर्मल हार्ट फंक्शन, लो ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग माइल्ड डिहाइड्रेशन, कार्डियक अरेस्ट एसोसिएटेड विद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एसिस्टोल, एंजाइटी इंड्यूस्ड रैपिड ब्रीदिंग विथ स्टेबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखिए CPR आप किस केस में देंगे? CPR आप कब देंगे? जब आपका हार्ट फंक्शनिंग ना कर रहा हो, आप बेहोश हो गए हो। तो यहाँ पर आपका जो सही सभी पॉइंट्स यहाँ पे देखिए इन्होंने इस तरीके से दिए हैं कि इजीली कोई भी आंसर है जो सही कर दे। देखो नॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग कर रहा है तो आप CPR बिल्कुल नहीं देंगे। यदि माइल्ड डिहाइड्रेशन हुआ है BP के कारण तो भी CPR नहीं देंगे आप। यहाँ पे उसको फ्लूइड देंगे, मेडिकेशन देंगे। फिर एंजाइटी के कारण यदि ब्रीदिंग फास्ट हो रही है लेकिन सर्कुलेशन स्टेबल है तब भी नहीं देंगे आप। यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है, कार्डियक अरेस्ट विथ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एसिस्टोलिक है, तब यहाँ पे आप CPR देंगे। बाकी में क्यों देंगे? क्योंकि हार्ट तो प्रॉपर फंक्शनिंग में है। नेक्स्ट वन इज, हाउ डज मोटर डेवलपमेंट टिपिकली प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इन्फेंसी। तो इन्फेंसी पीरियड में मोटर डेवलपमेंट है जो किस तरीके से होगा? फ्रॉम लेग टू आर्म्स एंड फाइनली टू हेड, फ्रॉम हेड कंट्रोल टू लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम फिंगर मूवमेंट टू होल बॉडी एक्शन, या फिर फ्रॉम फाइन मसल कंट्रोल टू ग्रॉस मसल कंट्रोल। तो यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट की बात की गई है, कैसे होगा? इन्फेंसी पीरियड में सबसे पहले यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इन्फेंसी पीरियड होता है 0 से लेके 1 ईयर तक का। अब इस 1 साल के दौरान मोटर डेवलपमेंट का सबसे पहला प्रोग्रेस क्या होगा? लेग्स टू आर्म एंड फाइनली टू हेड? नहीं, यहाँ पर होगा सबसे पहले बच्चा अपना हेड कंट्रोल करना सीखता है। 3 महीने की उम्र में बच्चा अपना हेड है जो कंट्रोल करने लगता है।
तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फेंसी पीरियड में सबसे पहले प्रोग्रेस है तो वो होगा फ्रॉम हेड कंट्रोल टू लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। फिंगर मूवमेंट, होल बॉडी एक्शन, ये बात क्या है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बच्चा अपना हेड कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा 3 मंथ की एज से। और हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, कोई 3 में और कोई 4 में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई मैटरनल मॉर्टेलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैटर ऑफ सोशल इंजस्टिस रेदर देन ओनली अ हेल्थ आउटकम। तो यहाँ पर मैटरनल मॉर्टेलिटी, मातृ मृत्यु दर को केवल एक स्वास्थ्य समस्या के बजाय सामाजिक अन्याय का मुद्दा क्यों माना जाने लगा है? ऑप्शन में क्या है आपके? ऑप्शन में आपको कहा गया है कि इट रिफ्लेक्ट्स बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स। मतलब यहाँ पर यह प्रजनन वर्षों के दौरान, रिप्रोडक्टिव ईयर का मतलब क्या है, 15 से 49 साल की उम्र है वो यहाँ पर। इट इज़ कॉज्ड बाय हाई फर्टिलिटी रेट एंड अनसेफ अबॉर्शन प्रैक्टिस। It indicates cumulative socio-economic inequalities limiting lifelong access to care. It results mainly from pregnancy-related medical complication. तो भारत में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेके माँ की डिलीवरी होने के बाद के 42 दिनों के अंदर तक यदि मृत्यु हो जाए वो। अब यहाँ पर पहले तो ये क्या था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को अभी क्या माना जाने लगा है, सामाजिक अन्याय का मुद्दा, मतलब सोशल इंजस्टिस माना जाने लगा है। और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर यह सच्चाई सामाजिक आर्थिक असमानताओं को इंगित करता है। मतलब जो पूरे जीवन काल किसी महिला को केयर दी जा रही है वो यहाँ पे है आपकी। तो इट इंडिकेट्स क्यूमुलेटिव सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ लिमिटिंग लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू केयर, क्योंकि यहाँ पर सोशल इंजस्टिस की बात की जा रही है। सोशल इंजस्टिस क्या होगा यहाँ पर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को लेके ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस द माइलिन शीथ इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर कौन सी सेल्स हैं जो माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में? स्वान कोशिकाएं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या फिर माइक्रोग्लियल सेल्स। तो यहाँ पर माइलिन को कौन करेगा? स्वान सेल्स। क्या होंगी यहाँ पे? स्वाइन सेल्स। माइलिन शीथ है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाएगा? स्वान सेल्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग इज मोस्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द यूज ऑफ टीचिंग मशीन। तो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या यूज देखने को मिलेंगे? emphasizes on internal cognitive process during learning, या फिर टीचर कंट्रोल्ड पेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर यूनिफॉर्म लर्निंग, या फिर लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन विदाउट एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, या रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स थ्रू द इमीडिएट फीडबैक। तो यहाँ पर किसकी थ्योरी है आपकी? ये है स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग करेक्ट रिस्पॉन्स होगा तुरंत फीडबैक के बाद वो। तो यहाँ पे होगा रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट थ्रू द इमीडिएट फीडबैक, तत्काल प्रतिपुष्टि के माध्यम से सही प्रतिक्रिया का शुद्धिकरण करना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग लिटरेचर एनालिसिस इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्ट। तो प्राइमरी पर्पस क्या है? यदि आप लिटरेचर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी पर्पस क्या होगा? टू रेप्लिकेट प्रीवियस स्टडीज विदाउट चेंज, टू फोकस ओनली ऑन स्टैटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रायर स्टडीज, टू आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज एंड एरियाज नीडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, या फिर टू इवालुएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल रिसर्चर। तो यहाँ पे आपका लिटरेचर में क्या है? लिटरेचर में जो आप यदि लिटरेचर एनालिसिस में आप क्या करते हैं, आपका प्राइमरी पर्पस क्या होगा कि जो गैप है क्या है? टू आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज, जो भी आपके पास ज्ञान है उसमें जो भी आपका गैप है, जो आपको आइडिया नहीं है, उनको तो अचीव करना ही करना है, साथ में दोबारा से इन्वेस्टिगेट भी करना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो प्राइमरी पर्पस होगा लिटरेचर एनालिसिस में तो वो होगा आपका क्या? टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन नॉलेज एंड एरियाज नीडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज
विच प्रिंसिपल फॉर्म्स द फिजियोलॉजिकल बेसिस फॉर परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। CST कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है कि कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जो यहाँ पर शारीरिक आधार का सिद्धांत कौन सा है? नॉन स्ट्रेस फीटल हार्ट रेट पैटर्न्स predict labor outcomes accuracy. Oxytocin induced uterine contraction stimulate labor to assist fetal tolerance. Fetal movement during contraction indicate adequate placental perfusion. या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग इंड्यूस्ड यूट्राइन एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेस टेस्ट है, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेस टेस्ट है। तो ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है? ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है जो स्टिमुलेट करेंगे। क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे और इससे पता चलेगा कि फीटस है जो भ्रूण है कितने हद तक इन कॉन्ट्रैक्शन को झेल सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाएं हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेस टेस्ट से क्या पता चलेगा कि जो ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे। उन कॉन्ट्रैक्शन को फीटल किस तरीके से टॉलरेट कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेज होती हैं अलग अलग, तो कौन सी स्टेज में बताया जाएगा कि बर्थ रेट कम है, डेथ रेट कम है और पॉपुलेशन की ग्रोथ भी कम हो रही है। तो इंडिया का तो नहीं है कि बर्थ रेट कम है, यहाँ पर डेथ रेट कम है लेकिन पॉपुलेशन हाई जा रही है। तो यहाँ पर अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज विथ डिक्लाइन मोर्टेलिटी रेट, लो स्टेशनरी स्टेज विथ मिनिमल पॉपुलेशन इंक्रीज, हाई स्टेशनरी स्टेज विथ बैलेंस्ड फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज विथ फॉलिंग फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर होगी ये लो स्टेशनरी स्टेज विथ मिनिमल पॉपुलेशन इंक्रीज, लो स्टेशनरी स्टेज विथ मिनिमल पॉपुलेशन इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि बर्थ रेट कम है। क्या है? बर्थ रेट कम है, डेथ रेट भी कम है और पॉपुलेशन की ग्रोथ भी कम हो रही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज रिकमेंडेड अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 to enhance access to higher education for socio-economically disadvantaged group। तो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए यहाँ पर जो एडीपी पॉलिसी है उसमें हायर एजुकेशन के लिए क्या चेंज है? डेवलपिंग ब्रिज कोर्स फॉर स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांस्ड बैकग्राउंड, एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन, इंट्रोड्यूसिंग कंपल्सरी ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर ऑल लर्नर, एस्टेब्लिशिंग यूनिफॉर्म एडमिशन क्राइटेरिया अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे कहा गया है कि जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह हैं उनके लिए उच्च शिक्षा किस तरीके से पहुँच सकती है कि उनको ब्रिज कोर्स वगैरह है जो क्या किए जाएं, डेवलप किए जाएं। क्या किए जाएं? ब्रिज कोर्स है जो डेवलप किए जाएं। नेक्स्ट वन, which type of computer assisted instruction is most suitable for providing a risk free approximation of real life situation। तो यहाँ पर कौन सा है जो वास्तविक जीवन की वास्तविक जीवन मतलब रियल लाइफ सिचुएशन के बेस पर है, जो वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है जो कि सुटेबल भी है और इनसे रिस्क भी नहीं होगा। तो कौन से? डिस्कवरी, सिमुलेशन, ट्यूटोरियल, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर कंप्यूटर से है जो ड्रिल और प्रैक्टिस तो फिजिकली जाके की जाएगी, कंप्यूटर असिस्टेड यहाँ पे नहीं होगा, वो होगा सिमुलेशन। क्या होगी? सिमुलेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस द मल्टी डायमेंशनल गोल्स ऑफ केयर फॉर पर्सन एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ। यदि कोई दुख में है मतलब शोकग्रस्त व्यक्ति है यहाँ पर, तो उसके बारे में पूछा गया है कि जो मल्टी डायमेंशनल नर्सिंग हस्तक्षेप शोकग्रस्त व्यक्ति की देखभाल के बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल लक्ष्यों को सबसे व्यापक रूप से संबोधित करेगा। कौन सा करेगा? फैसिलिटेटिंग फैमिली सपोर्ट, प्रिवेंटिंग आइसोलेशन, प्रमोटिंग फिजियोलॉजिकल कंफर्ट,
मतलब पारिवारिक सहयोगों को सुगम बनाना, फैमिली वाले सपोर्ट करें और आइसोलेट होने से भी उसको बचाएं और उसको शारीरिक आराम भी दें। फिर है असिस्टिंग विथ पर्सनल हाइजीन, मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस एंड प्रोवाइडिंग स्पिरिचुअल सपोर्ट। फिर है इनकरेजिंग एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग वाइल इंश्योरिंग पेन कंट्रोल एंड स्लीप, या फिर प्रोवाइडिंग कम्युनिटी रिसोर्स, सपोर्टिंग फैमिली इन्वायरमेंट एंड मीटिंग बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? यहाँ पर आपका आंसर होगा कि जो बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल गोल्स की बात की, बहुत सारे गोल रखना है आपको यदि क्या कर रहा है, ग्रीफ से मतलब दुख से ग्रसित है, तो उसके लिए फैमिली वाला यदि ओनली फैमिली बस सपोर्ट करेगी, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी, तो मरीज को है जो उतना प्रॉपर अपने ग्रीफ से बाहर नहीं आ पाएगा। यहाँ पर होगा आपका कम्युनिटी वाला, प्रोवाइडिंग कम्युनिटी रिसोर्स, सपोर्टिंग फैमिली एनवायरनमेंट एंड मीटिंग बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मरीज है जो भी लॉस हुआ है वो प्रॉपर, यदि लेट से आपके घर का माहौल अच्छा है, इस क्वेश्चन में यही बात की गई, घर का माहौल अच्छा है बट आप वर्क प्लेस पे जहाँ पे भी काम करते हैं वो एरिया आपका स्ट्रेसफुल है, क्या आप अच्छे से है जो अपने जो भी आपके दुख हैं उसको भुला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कम्युनिटी रिसोर्स जो क्या है वो तो प्रोवाइड होना चाहिए, साथ में फैमिली भी सपोर्ट करे और जो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ डज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स philosophical view of nursing differentiate nursing from medicine within the nursing meta paradigm। तो यहाँ पर जो नर्सिंग मेटा पैराडिज्म के अंतर्गत फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नर्सिंग संबंधी दार्शनिक दृष्टिकोण नर्सिंग को मेडिसिन से किस प्रकार भिन्न करता है। तो यहाँ पर सीधा सा है कि नर्सेस हैं जो मेडिसिन डिपार्टमेंट से किस तरीके से अलग काम करेंगी, बाय इक्वेटिंग नर्सिंग केयर विथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट अलोन, बाय डिफाइनिंग नर्सिंग एज मेडिकल ट्रीटमेंट फोकस्ड ऑन डिसीज क्योर, या फिर बाय एम्फेसाइजिंग नर्सिंग एक्शन दैट प्रायोरिटाइज ऑप्टिमाइज कंडीशन फ्रॉम नेचुरल हीलिंग, या फिर बाय लिमिटिंग नर्सिंग प्रैक्टिस टू फिजिशियन डायरेक्ट इंटरवेंशन। तो यहाँ पर नर्सेस हैं जो मेडिसिन से किस तरीके से अलग हैं। तो नर्स का काम क्या होता है, केयर करना, डॉक्टर मेडिकेशन बता के चले जाएंगे बट जो मेडिकेशन देने का काम कौन करेगी, नर्स करेगी। पूरा 8 to 2 o'clock और 2 to 8 o'clock और 8 to मॉर्निंग 6 o'clock तक कौन केयर करेगा, हीलिंग में कौन हेल्प करेगा, तो होगा यहाँ पर एज ए नर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई एम्फेसाइजिंग नर्सिंग एक्शन दैट ऑप्टिमाइज कंडीशन फॉर नेचुरली हीलिंग। नेक्स्ट वन इज which of the following factor is most critical when aligning a theoretical framework with a nursing research study। तो यहाँ पर कौन से फैक्टर हैं जो अलाइन करते हैं, मतलब जुड़े हुए हैं किससे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो नर्सिंग रिसर्च स्टडी से। तो यहाँ पे आपका कल्चरल सिमिलैरिटी बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट, पॉपुलरिटी ऑफ द फ्रेमवर्क इन प्रीवियस स्टडीज, डायरेक्ट रिलेवेंस ऑफ द फ्रेमवर्क टू द फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन, या फिर ईज ऑफ अप्लाइंग द फ्रेमवर्क इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डायरेक्ट रिलेवेंस ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ टू द फिनोमिना अंडर द इन्वेस्टिगेशन। बहुत खतरनाक से स्पेशली रिसर्च के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप यदि ग्रुप 5 का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि ये पेपर उन लोगों ने दिया जो 4-4, 5-5 साल का आफ्टर एमएससी के बाद एक्सपीरियंस लिए हैं, जिन्होंने 10-10 साल हॉस्पिटल में जॉब भी की हुई है। इस तरीके का पेपर आपको है जो डिज़ाइन किया गया था। और जब आप ग्रुप 5 का देते हैं तो वहाँ पे आप जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सिलेबस बेस्ड देंगे। लेकिन आपने सब पढ़ा है, अपने बीएससी में भी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग IQ स्कोर क्वालिफाइज एज अ चाइल्ड एज गिफ्टेड। तो कौन से IQ स्कोर को कहा जाता है कि बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली और गॉड गिफ्ट है। 120 और अबव, 100 और अबव, 50 और अबव, 130 और अबव। तो यहाँ पे आप किसको कहेंगे, ये होगा हमारा 130 से ज़्यादा, IQ लेवल 130 से ज़्यादा है तब आप कहेंगे। 120 तक तो नॉर्मल IQ लेवल हो जाता है, 130 और उससे ज़्यादा है तब क्या कहेंगे कि ये भगवान की ही देन है, लाइक आइंस्टीन। नेक्स्ट वन,
Which of the following step in the organizational goal setting process especially helps in identifying training needs and uncontrollable factors affecting the performance? तो यहाँ पर कौन सा स्टेप होगा वो? पीरियोडिक रिव्यू थ्रू एस्टेब्लिश चेक पोस्ट, जॉइंट फॉर्मुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट, प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक ऑन जॉब परफॉर्मेंस, या फिर सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर होगा आपका पीरियोडिक रिव्यू through established check post. Next है which of the following is a core concept in Imogen King's goal attainment theory? तो यहाँ पर इमोजेनी किंग गोल्स अटेनमेंट थ्योरी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन, या फिर नर्स सेंटर डिसीजन मेकिंग विदाउट पेशेंट इन्वॉल्वमेंट। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। तो इमोगेनी किंग्स गोल अटेनमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच का इंटरेक्शन। Next one, which of these is the primary role of the National Coordination and Action Group for Children? तो नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप का जो प्राइमरी रोल क्या है? फॉर्मुलेटिंग एंड रिव्यूइंग लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी विद कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, या फिर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड कंसर्न विद द मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पे आपका जो भी नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप है, NCAG है, इनका बच्चों के लिए यदि प्राइमरी रोल पूछा गया है तो वो है कि जो भी पॉलिसी है उनको मिनिस्ट्री के साथ मिलके क्या करना है? इम्प्लीमेंट करने का काम करना है। लाइक जैसे स्कूल हेल्थ के लिए कोई नई पॉलिसीज़ आती हैं या फिर कोई अदर जो भी पॉलिसी आती है जो बच्चों के हित में हो, तो उनका काम क्या है कि जो पॉलिसी बनी है उनको इम्प्लीमेंट करना है और उनको उन मिनिस्ट्री के साथ में मिलके आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एडल्ट नर्स प्रैक्टिशनर व्हेन असेसिंग हेल्थ स्टेटस इन एडोलेसेंट एंड एडल्ट? यदि आप किसी किशोर और वयस्क का हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं तो एज अ एडल्ट नर्स प्रैक्टिशनर आपका यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? पहला है प्रोवाइडिंग काउंसलिंग ऑन लाइफ स्टाइल विदाउट परफॉर्मिंग एनी स्क्रीनिंग ऑन डेवलपमेंटल असेसमेंट, ऑब्टेन हेल्थ हिस्ट्री डॉक्यूमेंट सिस्टम स्पेसिफिक फिजिकल एग्जाम एंड स्क्रीन्स फॉर मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज, evaluate only the physical and developmental stage while ignoring environment of occupational influencer, या फिर फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन एक्यूट इलनेस मैनेजमेंट विदाउट कंसीडरिंग क्रॉनिक कंडीशन और फंक्शनल स्टेटस। यहाँ पर यदि आप किसी एडल्ट और एडोलेसेंस का मतलब कोई किशोरावस्था वाला है और कोई लेट से कोई 18-19 साल का है और कोई 25-30 साल का है, तो यहाँ पर आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उनका फिजिकल एग्ज़ाम करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, मेंटल हेल्थ और जो सब्सटेंस एब्यूज़ हैं, क्योंकि इस उम्र में इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है, तो ये सब पूरा आपको डेटा कलेक्ट करना है कि आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यदि आप किसी एडल्ट और एडोलेसेंट के हेल्थ स्टेटस को लेके असेस करते हैं, सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद स्क्रीनिंग करवानी है, मेंटल हेल्थ चेक करना है। स्क्रीनिंग किसके लिए करानी है? मेंटल हेल्थ के लिए। और कोई सब्सटेंस वगैरह तो नहीं लेते हैं, शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये सब। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इन नर्सिंग रिसर्च? तो अनस्ट्रक्चर्ड जो ऑब्जर्वेशन है नर्सिंग रिसर्च में, इसका एडवांटेज क्या है? It ensure high reliability and standardized data recording. It primarily measures compliance with clinical protocols. It uses predetermined categories for precise documentation. या फिर it allows capturing an unexpected phenomenon in complex social process. तो यदि आपने यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन के बिना ही नर्सिंग रिसर्च में
अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है यहाँ पे क्या कि एक कोई भी अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना को, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी तरीके का, उसमें यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हाउ डज अलाइनमेंट ऑफ एन ऑपरेशन प्लान विथ बिजनेस प्रायोरिटी कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर ऑपरेशनल प्लान है, बिजनेस प्रायोरिटी के साथ मिलके किस तरीके से एक सस्टेन्ड, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उसको चेंज नहीं करना है, उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो वो कौन सा होगा? बाय लिंकिंग ऑपरेशनल आउटकम विथ कस्टमर एंड बिजनेस नीड, बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर फीडबैक मैकेनिज्म, बाय इंश्योरिंग रूटीन टास्क इन कंप्लीटेड रिगार्डलेस ऑफ आउटकम, बाय लिमिटिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस प्रायोरिटी के हिसाब से पूछा है तो वो होगा लिंकिंग ऑपरेशनल आउटकम विथ कस्टमर एंड बिजनेस नीड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन रिसर्च विथ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जो रिसर्च में क्या होगा? टू अवॉइड डेवलपिंग न्यू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टू लिमिट रिसर्च ओनली फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, टू प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम स्टडिंग मैनेजमेंट थ्योरी, टू गाइड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंड मैनेजमेंट नॉलेज। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जाता है? टू गाइड रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंड मैनेजमेंट नॉलेज। Which of the following type of hospital is designed to provide specialized medical services in non-urban area and transfer critical patient to higher level hospital when required? नॉन अर्बन एरिया का मतलब यहाँ पर रूरल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर नॉन अर्बन एरिया में कोई क्रिटिकल पेशेंट को हायर लेवल हॉस्पिटल में भेजना है तो वो कौन से होंगे? रूरल, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर क्या पूछा है? नॉन रूरल अर्बन एरिया, मतलब नॉन रूरल अर्बन का मतलब यहाँ पे क्या हो गए? नॉन अर्बन एरिया। नॉन अर्बन मतलब यहाँ पे रूरल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वो कौन से हॉस्पिटल हो जाएंगे? रूरल हॉस्पिटल, ग्रामीण अस्पताल। ये देखिए किस प्रकार का अस्पताल, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा है, और स्पेशली कहाँ पे है? ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को बड़े अस्पतालों में भेज देगा। तो नॉन अर्बन है, मतलब यहाँ पे क्या हो गए? रूरल हॉस्पिटल। गाँव में तो रूरल हॉस्पिटल ही रहेंगे। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ग्रामीण अस्पताल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइन मोटर स्किल इज टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन अ न्यूबॉर्न टू 2 month ओल्ड इन्फेंट। नवजात शिशु से लेकर 2 महीने तक के बच्चे में कौन सा मोटर स्किल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? होल्डिंग हैंड इन टाइट फिस्ट एंड ब्रीफली ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे कि मुट्ठी में कुछ बंद करके पकड़ लें। फिर ड्राइंग सिंपल शेप्स विथ अ क्रेयॉन, ये भी नहीं होगा। पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग थंब एंड 4 फिंगर, भी नहीं होगा। यहाँ पे कि आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यदि आप किसी एडल्ट और एडोलेसेंट के हेल्थ स्टेटस को लेके असेस करते हैं। सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद स्क्रीनिंग करवानी है, मेंटल हेल्थ चेक करना है। स्क्रीनिंग किसके लिए करानी है? मेंटल हेल्थ के लिए। और कोई सब्सटेंस वगैरह तो नहीं लेते हैं, शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये सब। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इन नर्सिंग रिसर्च। तो अनस्ट्रक्चर्ड जो ऑब्जर्वेशन है नर्सिंग रिसर्च में, इसका एडवांटेज क्या है? इट इंश्योर हाई रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज डेटा रिकॉर्डिंग, इट प्राइमरली मेजर्स कंप्लायंस विथ क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, इट यूज प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज फॉर प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन, या फिर इट अलाउज कैप्चरिंग एन अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना इन कम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस। तो यदि आपने यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन के बिना ही नर्सिंग रिसर्च में अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है यहाँ पे क्या कि एक कोई भी अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना को, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी तरीके का, उसमें यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन,
हाउ डज अलाइनमेंट ऑफ एन ऑपरेशन प्लान विथ बिजनेस प्रायोरिटी कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर ऑपरेशनल प्लान है, बिजनेस प्रायोरिटी के साथ मिलके किस तरीके से एक सस्टेन्ड, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उसको चेंज नहीं करना है, उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो कौन सा होगा? बाय लिंकिंग ऑपरेशनल आउटकम विथ कस्टमर एंड बिजनेस नीड, बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर फीडबैक मैकेनिज्म, बाय इंश्योरिंग रूटीन टास्क इन कंप्लीटेड रिगार्डलेस ऑफ आउटकम, बाय लिमिटिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस प्रायोरिटी के हिसाब से पूछा है तो वो होगा लिंकिंग ऑपरेशनल आउटकम विथ कस्टमर एंड बिजनेस नीड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन रिसर्च विथ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जो रिसर्च में क्या होगा? टू अवॉइड डेवलपिंग न्यू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टू लिमिट रिसर्च ओनली फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, टू प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम स्टडिंग मैनेजमेंट थ्योरी, टू गाइड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंड मैनेजमेंट नॉलेज। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जाता है? टू गाइड रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंड मैनेजमेंट नॉलेज। Which of the following type of hospital is designed to provide specialized medical services in non-urban area and transfer critical patient to higher level hospital when required? नॉन अर्बन एरिया का मतलब यहाँ पर रूरल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर नॉन अर्बन एरिया में कोई क्रिटिकल पेशेंट को हायर लेवल हॉस्पिटल में भेजना है तो वो कौन से होंगे? रूरल, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर क्या पूछा है? नॉन रूरल अर्बन एरिया, मतलब नॉन रूरल अर्बन का मतलब यहाँ पे क्या हो गए? नॉन अर्बन एरिया। नॉन अर्बन मतलब यहाँ पे रूरल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वो कौन से हॉस्पिटल हो जाएंगे? रूरल हॉस्पिटल, ग्रामीण अस्पताल। ये देखिए किस प्रकार का अस्पताल, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा है और स्पेशली कहाँ पे है? ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को बड़े अस्पतालों में भेज देगा। तो नॉन अर्बन है, मतलब यहाँ पे क्या हो गए? रूरल हॉस्पिटल। गांव में तो रूरल हॉस्पिटल ही रहेंगे। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ग्रामीण अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु से लेकर 2 महीने के शिशु में आमतौर पर कौन सा मोटर स्किल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? न्यूबॉर्न टू 2 मंथ, मतलब नवजात से 2 महीने तक का बच्चा है तो क्या देखने को मिलेगा? होल्डिंग हैंड इन टाइट फिस्ट एंड ब्राइटली ग्रास्पिंग द ऑब्जेक्ट, मुट्ठी कसकर बंद करना, वस्तुओं को थोड़े समय के लिए पकड़ना। ड्राइंग सिंपल शेप्स विथ क्रेयॉन, ये नहीं कर पाएगा। पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग थंब एंड फिंगर, ये भी होल्ड नहीं कर पाएगा। पासिंग ऑब्जेक्ट वन हैंड टू अनदर, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 महीने का बच्चा यदि आप उसको अपनी फिंगर देंगे तो वो उसको अच्छे तरीके से मुट्ठी में होल्ड करके है जो रखने की कोशिश ज़रूर करेगा। नेक्स्ट वन, हाउ डिड बर्नार्ड मेजरली डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द पेरेंट एंड इन्फेंट इन हर थ्योरी। तो बर्नार्ड ने जो माता पिता और शिशु के बीच की जो अंतःक्रिया, मतलब यहाँ पर इंटरेक्शन की बात की है, तो किस प्रकार से कहा है? एज अ रिजिड स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंट अलोन, as a system influenced by individuals characteristics of each member, as a one way influence from parent to child, या फिर as independent entities with fixed character। तो यहाँ पर बर्नार्ड की जो थ्योरी है उसमें कहा गया है कि एज अ सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल्स कैरेक्टर ऑफ ईच मेंबर, प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जो प्रभावित एक प्रणाली के रूप में है। तो बर्नार्ड ने जो अपने माता पिता और शिशु के बीच की अंतर प्रक्रिया को परिभाषित किया है कि हर एक सदस्य की विशेषता से है जो बच्चे में क्या होगा, इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वन, हाउ इज एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिग्रेडेशन ऑर्गेनाइज्ड इन द ह्यूमन प्लेसेंटा डिस्पाइट इट बीइंग अ नर्व फ्री ऑर्गन। तो यहाँ पर है मानव गर्भनाल में एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण, मतलब सिंथेसाइजेशन, स्टोरेज और डिग्रेडेशन है जो किस प्रकार व्यवस्थित होता है, जबकि यह एक तंत्रिका रहित अंग है। इसमें जो प्लेसेंटा है इसमें कोई नर्व नहीं होती है, याद रखिए, नर्व फ्री ऑर्गन है, टेम्पररी है।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनेगा, डिलीवरी के बाद है जो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे हो गए, थ्रू हार्मोनल पाथवे, independent and biochemical regulation, through diffusion based mechanism without enzymatic involvement, through a 4-component acetylcholine system comparable to nervous tissue, या फिर थ्रू न्यूरल पाथवे। किससे होगा, तो यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन का सिंथेसाइजेशन है, स्टोरेज है और उसको किस तरीके से यूज़ करना है, वो सब होता है किससे, थ्रू अ 4-कंपोनेंट एसिटाइलकोलिन सिस्टम कंपेरेबल टू नर्वस टिश्यू के। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई एंजाइटी इज कंसिडर्ड अ थ्रेट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन रेदर देन मेयरली एन इमोशनल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर एंजाइटी के लिए कौन सा कथन है जो सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि चिंता को केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय आत्म संरक्षण के लिए खतरा माना जाता है। एंजाइटी डेवलप्स मेनली ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स। एंजाइटी रिजल्ट्स फ्रॉम थ्रेट टू सेल्फहुड, सेल्फ स्टीम और आइडेंटिटी। एंजाइटी इज प्राइमरली शेप्ड बाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, या फिर एंजाइटी अकर्स बिकॉज ऑफ अनफेमिलियर लाइफ सिचुएशन अलोन। तो देखिए, आपको चिंता कब होती है, जब कोई आपकी आइडेंटिटी पे सवाल उठा दे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगे, आप अंदर से चिंता में, बाहर हो सकता है आप अच्छे खुश दिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइटी रिजल्ट्स फ्रॉम थ्रेट्स टू सेल्फहुड, सेल्फ स्टीम और आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन इज Which of the following nutrients groups should be emphasized in the diet of a pregnant woman? तो प्रेग्नेंट महिला की डाइट में कौन से न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, फैटवस, प्रोटीन, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओनली कार्ब्स, शुगर और स्टार्च। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक प्रेग्नेंट महिला की डाइट में प्रोटीन भी हो और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो। नेक्स्ट इज Which of the following situation best illustrate the principle that an action lies even when no actual loss has occurred to the plaintiff? कौन सी स्थिति एक सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है कि वादी को कोई वास्तविक हानि ना होने पर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। अब किसी पर्सन को बिना किसी रियल में कोई नुकसान नहीं हुआ तब भी मुकदमा हो सकता है। When a legal right is infringed despite absence of actual damage, जब वास्तविक क्षति ना होने पर भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है, जब कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुए बिना क्षति हो जाए, या फिर जब विधि सम्मत औचित्य के साथ हानि पहुंचाई जाए, मतलब हार्म पहुंचाया जाए विथ लॉफुल तरीके से, या फिर when loss occurs due to non recognition by law। तो यहाँ पर आप केस कब कर सकते हैं, आपका लीगल राइट यहाँ पे होता है कि आपको कोई हानि नहीं हुई है लेकिन कानून का उल्लंघन हुआ है, तब यहाँ पे आप केस है जो कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन अ लीगल राइट इज इन्फ्रैंक्ड, मतलब जो आपके अधिकार हैं उनका उल्लंघन हुआ है लेकिन आपको कोई एक्चुअल में डैमेज नहीं हुआ है लेकिन आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तब केस है जो बन सकता है। नेक्स्ट वन इज Which of the following correctly match with type of variable with its role in research? तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल दिए हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कन्फाउंडिंग और मॉडरेटिंग। अब ग्रुप 5 में इस तरीके से एक एक करके आते हैं, पूरे एक साथ आपको अभी तक तो नहीं आया, हो सकता है इस बार आ जाए। तो अब यहाँ पे आपको इनको मैच करना है कि सही क्या होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर दूसरे साइड रोल दिए गए हैं कि किसका रोल है जो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट मैच करके बताती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहला है हमारा क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फैक्टर मैनिपुलेट टू एग्जामिन इट्स इफेक्ट ऑन आउटकम, परिणामों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हेरफेर किया जाने वाला। इंडिपेंडेंट मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर है आपका दूसरा क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब मैकेनिज्म बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। फिर है आपका कन्फाउंडिंग,
तो कन्फाउंडिंग का होगा आपका द प्राइमरी आउटकम मेजर्ड इन द स्टडी। फिर है हमारा मॉडरेटिंग, तो फर्स्ट बस बचा है फैक्टर दैट में इन्फ्लुएंस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपका होगा फर्स्ट का डी, दूसरे का है आपका सी, तीसरे का बी एंड फोर्थ का ए। इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं 1D 2C 3B 4A। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एज रेंज ऑफ न्यूनेट। ये बिल्कुल इस अभी तक के पेपर का सबसे सिंपल क्वेश्चन। नवजात शिशु की आयु सीमा क्या होती है? जन्म से 1 महीना, 4 महीने से 8 महीने, 2 महीने से 4 महीने, 3 से 6 महीने। तो बहुत इजी है, न्यूनेट की उम्र होती है जन्म से लेके 1 महीने तक की। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अजीकेवे 2007 के अनुसार विच ऑफ दीज कोर प्रिंसिपल अंडरलाइंस इफेक्टिव यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया इन टीचिंग। निर्देशात्मक मीडिया के प्रभावी उपयोग को क्या रेखांकित करता है? ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा अभी तक, अजीकेवे। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग होगा आपका ऑप्शन में देख लीजिए पहले, प्रोमोटिंग इंडिपेंडेंट लर्निंग विदाउट टीचर इन्वॉल्वमेंट, इंश्योरिंग फास्टर कवरेज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, सिंप्लीफाइड कंटेंट थ्रू वर्बल एक्सप्लेनेशन अलोन, या फिर इंगेजिंग मल्टीपल सेंस टू इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो अजीकेवे का क्या है यहाँ पर सिद्धांत है, उनके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शनल मीडिया है जो टीचिंग में किस तरीके से हेल्प करती है, इंगेजिंग मल्टीपल सेंस टू इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या है? इंगेजिंग मल्टीपल सेंस टू इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ एंजाइटी इज मोस्ट एक्यूरेटली एसोसिएटेड विथ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड इनएबिलिटी टू फंक्शन इवन विथ डायरेक्शन। तो कौन से लेवल की एंजाइटी है जिससे आपके, कौन से लेवल की एंजाइटी है जिससे आपके जो काम है, दिशा निर्देश, आपको डायरेक्शन भी मिलता है, उसके बाद भी आप उन चीज़ों से जुड़ नहीं पाते हैं, इनेबल रहेंगे। पहला है मॉडरेट एंजाइटी इन्वॉल्विंग सिलेक्टिव अटेंशन टू कंसर्न, सीवियर एंजाइटी, या फिर माइल्ड एंजाइटी और पैनिक एंजाइटी। तो ये होगा पैनिक एंजाइटी में, किसमें? पैनिक एंजाइटी मार्क्ड बाय टेरर एंड लॉस ऑफ रेशनल थॉट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन हाउ टेलीमेडिसिन प्रोवाइड हेल्थ केयर टू पेशेंट। तो टेलीमेडिसिन को लेके सही पॉइंट क्या है यहाँ पर? बाय रिप्लेसिंग ऑल इन पर्सन कंसल्टेशन विथ ऑनलाइन सर्विस, बाय डिलीवरिंग सर्विसेज एट डिस्टेंट लोकेशन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन, बाय कंडक्टिंग मेडिकल एजुकेशन विदाउट इन्वॉल्विंग पेशेंट केयर, या फिर बाय ट्रांसफरिंग मेडिकल डेटा ओनली फॉर रिसर्च एंड रिकॉर्ड कीपिंग। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है? फ़ोन करके अपने डॉक्टर को है जो अपने बारे में बताएंगे, डॉक्टर आपको मेडिकेशन है जो दे देगा कहीं दूर बैठ के भी। तो वही होगा बाय डिलीवरिंग सर्विसेज आ डिस्टेंट लोकेशन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन। कोविड के टाइम में खूब हुआ है, क्योंकि डॉक्टर बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए क्लिनिक पे भी नहीं आने देते थे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन अ मदर फर्स्ट फील दैट मूवमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? इट्स कॉल्ड द क्विकनिंग। माँ जब अपने बच्चे की पहली हलचल महसूस करती है, भ्रूण की पहली हलचल महसूस करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्विकनिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रेशनल फॉर वाइडनिंग द बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस अंडर द RMNCH+A प्रोग्राम इन इंडिया। तो RMNCH+A प्रोग्राम के तहत गर्भ निरोधक विकल्पों को सूची का व्यापक बनाने के पीछे का तर्क कौन सा है? हाई फर्टिलिटी रेट डिस्पाइट लो अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड, डिक्लाइन इन परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अमंग ओल्डर वुमेन, गैप बिटवीन नियर यूनिवर्सल कॉन्ट्रासेप्टिव नॉलेज एंड लोअर यूजेस रेट्स, या फिर रीजनल वेरिएशन इन एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म अक्रॉस स्टेट। तो यहाँ पर जो RMNCH+A प्रोग्राम के तहत कहा गया है कि गर्भ निरोधक जो भी यहाँ पे विकल्प हैं अलग अलग तरीके के, तो यहाँ पर उनके पीछे का तर्क क्या रहा है कि क्यों नहीं लोगों ने यूज़ किए? गैप बिटवीन नियर यूनिवर्सल कॉन्ट्रासेप्टिव नॉलेज, मतलब कम लोगों को गर्भ निरोधक का ज्ञान है,
इसी वजह से इनके जो यूजेस रेट है मतलब कम लोगों ने इनको इस्तेमाल भी किया है। नेक्स्ट वन इज which of the following statement best explain why humans are considered accidental host in Japanese encephalitis। तो जेई है जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है तो ह्यूमन बीइंग को यहाँ पर एक्सीडेंटल होस्ट क्यों कहा जाता है इनका। ह्यूमन डेवलप लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर अ सिंगल इन्फेक्शन। ह्यूमन आर द प्राइमरी रिजर्वर फॉर क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग। ह्यूमन एक्ट एज वेक्टर टू स्प्रेड जेई टू अदर रीजन। ह्यूमन कैन नॉट ट्रांसमिट जेई बैक टू मॉस्क्यूटो एंड आर नॉट पार्ट ऑफ द वायरस नेचुरल साइकिल। तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन बीइंग को जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए जो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक्सीडेंटल होस्ट इसलिए कहे गए हैं कि ह्यूमन बीइंग जेई को दोबारा से मच्छरों में तो दे नहीं सकते हैं और ये वायरस की नेचुरल पार्ट का हिस्सा नहीं होगा तो ये ब्रेक होगी साइकिल। तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन कैन नॉट ट्रांसमिट जैपनीज इंसेफ्लाइटिस बैक टू मॉस्क्यूटो एंड आर नॉट पार्ट ऑफ द वायरस नेचुरल साइकिल। फिर है व्हाट इज द टू मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। मॉडर्न एनआईसीयू का यहाँ पर दो फैक्टर क्या है, इंक्रीज्ड बर्थ रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंक्यूबेटर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूनेटल पैथोफिजियोलॉजी इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस स्टेज, एडवांस इन न्यूनेटल फार्माकोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन, या फिर एक्सपेंशन ऑफ हॉस्पिटल एंड स्पेशलाइज्ड न्यूनेटल वर्कफोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मॉडर्न एनआईसीयू किस तरीके की होनी चाहिए। मॉडर्न एनआईसीयू में न्यूनेटल पैथोफिजियोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हैं जो यहाँ पे होने चाहिए। क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूनेटल पैथोफिजियोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स इन एडमिनिस्ट्रिंग नर्सिंग सर्विसेज। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंडक्टिंग लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजिंग फार्मेसी सप्लाई, सुपरवाइजिंग ओनली द हॉस्पिटल बेस्ड नर्सिंग स्टाफ एंड प्रिपेयरिंग एनुअल रिपोर्ट्स, डेवलपिंग स्टेट हेल्थ पॉलिसी इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, या फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग पब्लिक हेल्थ नर्सिंग प्रोग्राम्स एंड इवैल्यूएटिंग द सर्विसेज। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स का जो काम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना जो भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है और उनको इवैल्यूएट करना। ये यहाँ पर आप बिना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी स्टेट हेल्थ पॉलिसी है जो नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच नर्सिंग थ्योरिस्ट रिवाइड हार्मर्स क्लासिक टेक्स्ट बुक of nursing and later incorporated her own definition of nursing into subsequent edition। किस नर्सिंग सिद्धांतकार ने हार्मर की क्लासिक नर्सिंग पाठ्य पुस्तक को संशोधन किया तथा बाद में संस्करणों में नर्सिंग की अपनी परिभाषा को भी सम्मिलित कर दिया। वर्जीनिया हेंडरसन ने, लीडिया हॉल, हिडगार्ड पैप्लू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इतना महान काम किया था वर्जीनिया हेंडरसन ने। आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बता देती हूँ कि आप यदि नर्सिंग का एग्ज़ाम देते हैं अपकमिंग टाइम में तो पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ वर्जीनिया हेंडरसन के बारे में पढ़ लीजिए, स्पेशली हेल्थ और नर्सिंग के रिलेटेड। हिडगार्ड पैप्लू के बारे में पढ़ लीजिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में आपको बहुत आती हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा कारक तपेदिक की वृद्धि में योगदान देता है, वैक्सीनेशन, बैलेंस न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन एंड ओवर क्राउडेड हाउसिंग, एडिक्वेट हाउसिंग। तो यहाँ पर टीबी किस में होगी, जो कुपोषण है, बहुत ओवर क्राउडेड जगहों में रहते हैं, संतुलित भोजन से बीमारियाँ स्पेशली कम्युनिकेबल डिसीज होने के चांसेस कम रहते हैं, अच्छा घर है, वेंटिलेटेड हाउस है तो भी नहीं होगा। टीबी जहाँ होती है, बढ़ावा देने का काम पूछा है तो वो होगा जहाँ कुपोषण हो, भीड़ भाड़ बहुत रहती हो। Next one, which component of epidemiology best explain its role in identifying causal factor influencing the occurrence of health related event in population। महामारी विज्ञान क्या है,
एपिडेमियोलॉजी का कौन सा घटक आबादी में स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं की घटना को प्रभावित करने वाले कारक कैजुअल फैक्टर की पहचान करने में सबसे अच्छी भूमिका निभाता है? यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी एज ए स्पेसिफिक डिसिप्लिन, सर्च फॉर डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग हेल्थ स्टेट्स, एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग फॉर डिसीज कंट्रोल, या फिर स्टडी ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड पैटर्न ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर होगा सर्च फॉर डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग द हेल्थ स्टेट। कौन कौन से डिटर्मिनेंट हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले सर्च करना है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, क्योंकि कॉजिंग फैक्टर पूछे हैं। कॉजिंग का मतलब किससे है जो हेल्थ अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी प्रपोज्ड बाय हेरोल्ड वॉल्फ एंड स्टीवर्ट वॉल्फ, डिसीज प्राइमरी रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो हेरोल्ड वॉल्फ और स्टीवर्ट वॉल्फ के अकॉर्डिंग है जो डिसीज किससे हो रही है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू इलनेस, फेलियर और इनेबिलिटी टू अडेप्ट टू लाइफ स्ट्रेस। तो यहाँ पर इन्होंने हेरोल्ड वॉल्फ और स्टीवर्ट वॉल्फ ने डिसीज़ को लेके एक अपना सिद्धांत दिया था। उसके अकॉर्डिंग बीमारियों का कारण है कि आप लाइफ स्ट्रेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो। नेक्स्ट वन, विच प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ असेसमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द नीड फॉर कंटिन्यूस रीअसेसमेंट ऑफ अ पेशेंट्स कंडीशन ड्यूरिंग केयर द डिलीवरी। तो हेल्थ असेसमेंट का कौन सा सिद्धांत है, यदि आप किसी को प्रॉपर तरीके की केयर देते हैं तो यहाँ पर उनको निरंतर मतलब कंटिन्यूस रीअसेसमेंट की ज़रूरत है, जो अच्छे से पड़ेगी लेकिन उस प्रॉपर उनको एक्सप्लेन भी रहेगी। वो यहाँ पर होगा हेल्थ असेसमेंट को सबसे बेस्ट तरीके से क्या एक्सप्लेन करेगा। इंडिविजुअल हेल्थ नीड्स वेरी अकॉर्डिंग टू पर्सनल कैरेक्टर्स, मतलब हर पर्सन की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। हेल्थ असेसमेंट फॉलोज अ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। इट इंटर रिलेशनशिप ऑफ बॉडी माइंड स्पिरिट अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस, या फिर द डिग्री ऑफ वेलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल चेंज द कंटिन्यूसली। तो हेल्थ यहाँ पर जो आप हेल्थ असेसमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा कि द डिग्री ऑफ वेलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल चेंज कंटिन्यूसली। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ मेथड सेक्शन इन नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल। नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल का मेन पर्पस क्या है, टू डिस्कस लिमिटेशन एंड प्रपोज इम्प्लीकेशन फॉर प्रैक्टिस, टू प्रेजेंट फाइंडिंग यूजिंग टेबल्स एंड फिगर्स, टू समराइज द स्टडी इन अ कॉन्साइज एब्स्ट्रैक्ट, टू एनेबल रेप्लिकेशन एंड अलाउ मेथोडोलॉजिकल इवैल्यूएशन। क्या यहाँ पे सही होगा आपका कि जो नर्सिंग अनुसंधान लेखों में पद्धति अनुभाग का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो वो होगा टू एनेबल रेप्लिकेशन एंड अलाउ मेथोडोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ये वाला आपका क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल स्ट्रेसर। आंतरिक तनाव का उदाहरण यहाँ पे कौन सा है, इंटरनल स्ट्रेसर कौन सा होगा, डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, इन्फेक्शन विद इन द बॉडी, रिलोकेशन टू अ न्यू सिटी, पीयर प्रेशर एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है आपसे इंटरनल स्ट्रेसर यहाँ पे क्या होगा, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाना, या फिर रिलोकेशन टू न्यू सिटी। तो यहाँ पर हमारे शरीर में कुछ इन्फेक्शन हो जाना वही हमारे लिए इंटरनल स्ट्रेसर का काम करेगा। एक्सटर्नल हो गए डेथ होना, किसी का नई सिटी में जाना, वर्क प्लेस पे आपको कोई परेशानी होना। इंटरनल स्ट्रेस क्या होगा, हमारे शरीर की कोई बीमारी और संक्रमण। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द इंटरमीडिएट लोब टू द पिट्यूटरी ग्लैंड इन ह्यूमंस। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटरमीडिएट लोब है उसको लेके सही पॉइंट क्या है, इट इज़ वेल डेवलप्ड एंड हाईली वेस्कुलर इन ह्यूमन, it is almost absent and lack vascular supply in humans, it is distinct and functional in adult human beings, it forms a major neural component of the pituitary gland। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में है जो ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है और लैक होगी ह्यूमन वेस्कुलर सप्लाई है जो ह्यूमन में भी क्या होगा, इंटरमीडिएट लोब है जो नहीं होता है। नेक्स्ट इज
Which of the following best describe the setting where the IMNCI approach can be applied? तो IMNCI जो पद्धति लागू होती है तो उसको सही पॉइंट क्या है? ओनली इन नेशनल एंड कंट्री रेफरल हॉस्पिटल में होगा, इट इन डिस्पेंसरीज हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल, ओनली इन प्राइवेट एंड फेथ बेस्ड हॉस्पिटल विथ पीडियाट्रिक सर्विस, एक्सक्लूसिवली इन अर्बन हेल्थ सेंटर एंड टीचिंग हॉस्पिटल। IMNCI कहाँ पे होता है? हेल्थ सेंटर है, जो हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरीज हैं छोटी छोटी, वहाँ पे IMNCI को है जो प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन फैमिली प्लानिंग? तो परिवार नियोजन जो गर्भ निरोधकों की प्रथम भूमिका क्या है? इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन इन यूट्रस, इन्हेंसिंग फर्टिलिटी बाय रेगुलेटिंग ओवुलेशन साइकिल, प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी व इंटरफेयरिंग विथ कॉन्सेप्शन प्रोसेस। तो यही होगा आपका। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम क्या है? जो आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है, उसको क्या करना है? रोकना है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेगनेंसी को रोकना है कॉन्ट्रासेप्शन प्रोसेस को इंटरप्ट करके। नेक्स्ट इज व्हाई इज प्लाज्मा एस्ट्रॉयल कंसिडर्ड अ मेजर मोर रिलायबल ऑफ फीटोप्लेसेंटल फंक्शन देन यूरिनरी एस्ट्रॉयल इन ह्यूमन प्रेगनेंसी? आपने एस्ट्रॉयल लेवल है जो पढ़ा है, एस्ट्रॉयल लेवल है जो चेक किया जाता है, तो यहाँ पे कि मानव गर्भावस्था में भ्रूण प्लेसेंटल कार्य प्रणाली से के अधिक विश्वसनीय संकेतक के रूप में प्लाज्मा एस्ट्रॉयल को मूत्र एस्ट्रॉयल की तुलना में क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसका रीज़न है कि प्लाज्मा एस्ट्रॉयल रिफ्लेक्ट्स करेगा अर्लियर हार्मोनल चेंजेस को और यूरिनरी कन्फाउंडर को अवॉइड करने का काम करेगा। तो यहाँ पर होगा बिकॉज प्लाज्मा एस्ट्रॉयल रिफ्लेक्ट्स अर्लियर हार्मोनल चेंजेस एंड अवॉइड द यूरिनरी कन्फाउंडर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज डायग्नोज्ड व्हेन सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट आर प्रेजेंट विदाउट रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर? किस स्थिति का निदान तब किया जाता है जब प्रतिबंधित दोहराव वाले व्यवहारों के बिना सामाजिक संचार संबंधी कमियां मौजूद हों? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, परवेसिव, एक्सप्रेसिव या फिर सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन में? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन है उसको डायग्नोस किया जाएगा जब सोशल कम्युनिकेशन क्या हो जाए? कम हो जाए, प्रतिबंधित हो जाए। तो यहाँ पर वो होगा सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रीटमेंट डूइंग हॉस्पिटलाइजेशन? तो हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे मेन सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का? फिजिशियन और नर्स, विजिटर, पेरेंट या वार्ड स्टाफ? तो इन्फॉर्मेशन किससे आप पता करेंगे? फिजिशियन और नर्स से। विजिटर को तो पता नहीं होगा मरीज का क्या हाल वो है, ओनली आएगा, देखेगा कैसे हो क्या है, बस चला जाएगा। लेकिन जो नर्स और जो डॉक्टर उसकी केयर कर रहे हैं उसको उसके बारे में ज़्यादा पता होगा। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल फैक्टर दैट कैन इंक्रीज स्ट्रेस फॉर हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड? यदि बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, तो यहाँ पर कौन सा फिजिकल फैक्टर उसको अफेक्ट करेगा? एक्सेस टू एज अप्रोप्रिएट प्ले एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अनफेमिलियर साइट, साउंड, स्मेल एंड बेड इन द हॉस्पिटल, रिसीविंग प्राइवेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टीचर वाइल एडमिटेड, रेगुलर होम विजिट फ्रॉम फैमिली मेम्बर ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन? बच्चा हॉस्पिटल में रह के किस चीज़ से डरता है सबसे ज़्यादा? वो अपने घर के माहौल के कंपेयर में हॉस्पिटल के माहौल से डरेगा। तो वहाँ पर जो स्मेल है, जो बेड है, जो अनफेमिलियर जगह है, उन सब से उसको ज़्यादा डर लगेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन? पैसिव एजेंसी क्या है एजुकेशन की? ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंस इन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड थ्रू टेलीविजन प्रोग्राम, फैमिली इंटरेक्शन विद इन द होम एनवायरनमेंट, टीचिंग एक्टिविटीज़ कंडक्टेड इन अ स्कूल? तो यहाँ पर पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन आजकल हो गई है क्या? टेलीविज़न कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित होने वाली जानकारी। नेक्स्ट वन हाउ डज अ जेंट चार्ट स्पेशली कॉन्ट्रीब्यूट टू एडवांस्ड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल? तो जेंट चार्ट हमने पढ़ा है इस रिसर्च में। जेंट चार्ट में है जो यहाँ पे सही एडवांस प्रोजेक्ट को लेके सही पॉइंट यहाँ पे क्या है?
तो वो बाय इलस्ट्रेटिंग टास्क, टाइमलाइन, ओवरलैप एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड एंड। कार्यों की समय सारणी, उनकी ओवरलैप तथा परियोजन के प्रारंभ एवं समाप्ति को प्रदर्शित करता है किसमें, जैंट चार्ट में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मेंबरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग रोल ऑफ एनजीओ इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में एनजीओ का मेन काम क्या है? तो यहाँ पर एनजीओ का जो मेन काम क्या है कि मीडियम और लार्ज एनजीओ हैं वो प्लान कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इवालुएट कर सकते हैं इंटरनली भी और आउटसाइड द एजेंसीज के भी। तो यहाँ पर वो कौन सा होगा आपका एनजीओ जो गैर मध्यम और बड़े गैर संस्थान है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्लान कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इवालुएट कर सकते हैं एजेंसी के अंदर भी और बाहर भी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ मिस टी.के. अंदरवाला इन द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इंडिया। तो यहाँ पर भारत में नर्सिंग के इतिहास में सुश्री टी.के. अंदरवाला का सबसे निकटतम योगदान कौन सा है? तो इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने किया है होल्डिंग सीनियर लीडरशिप पोजीशन इन नेशनल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ है ये? यहाँ पे सीनियर लीडरशिप पोजीशन को लिया है इन्होंने नेशनल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, टी.के. अंदरवाला। नेक्स्ट है हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इनेबल एक्यूरेट रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स की संरचना है कोशिका विभाजन के दौरान रेप्लिकेशन को कैसे संभव बनाती है? तो यहाँ पर ये होगा बाय अलाउइंग ईच स्ट्रैंड टू एक्ट अ टेम्पलेट फॉर बेस सीक्वेंस डुप्लीकेशन। तो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। डीएनए हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, सबका डीएनए यूनिक होता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट वैसे ही डीएनए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन की रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग डिजास्टर। तो यहाँ पर आपदा के दौरान एज ए नर्स आपकी क्या भूमिका है? रिसर्च असिस्टेंट, पॉलिसी मेकर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, फर्स्ट कॉन्टैक्ट केयर गिवर। क्या होगी हमारी? फर्स्ट कॉन्टैक्ट केयर गिवर। डिजास्टर के समय में हमारा मेन काम क्या होगा? फर्स्ट केयर कॉन्टैक्ट गिवर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्वालिटी असेसमेंट एंड लिटरेचर रिव्यू। तो क्वालिटी असेसमेंट का लिटरेचर रिव्यू में क्या काम है? तो यहाँ पर होगा टू इवालुएट मेथोडोलॉजिकल राइगर एंड वैलिडिटी और रिसर्च फाइंडिंग। नेक्स्ट वन इज हाउ इज द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो डिफाइंड अकॉर्डिंग टू एसआरएस मेथोडोलॉजी। तो एसआरएस मेथोडोलॉजी के द्वारा जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है, अनुपात है, हमने पढ़ा एक मातृ मृत्यु दर रेट, यहाँ पर है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। तो एसआरएस मेथोडोलॉजी में इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है? एज टोटल फीमेल डेथ एडजस्टेड बाय करेक्शन फैक्टर, एज मैटरनल डेथ पर 1 लाख वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स, या फिर एज मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, या फिर एज प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ड्यूरिंग। तो यहाँ पर है हमारा ये वाला प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु के रूप में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल डज पेशेंट सेटिस्फैक्शन मेजर्ड यूजिंग अ लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल भी हमने रिसर्च में पढ़ी है। तो यहाँ पर लिकर्ट स्केल उपकरण का उपयोग करके मापी गई रोगी संतुष्टि नर्सिंग अनुसंधान में किस प्रकार के चर का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये कैसे करेगी? ये करेगी डिपेंडेंट, ऑर्डिनल और इंटरवल लेवल वेरिएबल। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर माइलस्टोन इज टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन इन्फेंट एट 2 to 3 month ऑफ एज। 2 से 3 महीने के बच्चे का मोटर माइलस्टोन क्या होगा? वॉकिंग विथ सपोर्ट फ्रॉम केयर गिवर। 2 से 3 महीने का बच्चा नहीं चलेगा। क्राउलिंग इंडिपेंडेंटली, ये भी नहीं करेगा। होल्डिंग हेड इरेक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड राइजिंग चेस्ट वाइल फोर आर्म। तो यहाँ पे आपका ये जो मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 महीने का बच्चा अपना हेड है जो होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मोनो अमीनो न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन साइकोलॉजिकल इवेंट्स। तो मोनो अमीनो न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो मोनो अमीनो न्यूरो ट्रांसमीटर है, साइकोलॉजिकल इवेंट्स में किस तरीके से काम करेगा? ग्लाइसिन, ग्लूटामेट एंड एस्प्रेटेट,
सब्सटेंस पी, तो यहाँ पर एक करता है डोपामिन, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इन तीनों की तरह काम करेगा। नेक्स्ट वन, which of the following statement correctly explain why instructional aids are effective in addressing individual differences among learner in higher education। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं जो क्या हैं, इंस्ट्रक्शनल एड हैं जो किस तरीके से इफेक्टिव होंगे हायर एजुकेशन में, तो ये होंगे दे कैटर टू डाइवर्स लर्नर्स स्टाइल एंड प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन। Next, which of the following is a method of projecting opaque material such as books or pictures onto a screen। यहाँ पर कौन सी मेथड होगी जिससे पुस्तकों या चित्रों जैसी अपारदर्शी सामग्रियों को भी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। डायरेक्ट प्रोजेक्टिंग यूजिंग लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल, या फिर रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन यूजिंग मिरर्स टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ओपाक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर होगा आपका रिफ्लेक्ट प्रोजेक्शन यूजिंग मिरर्स टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द ओपैक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कहा है कोई भी बुक है या पिक्चर हो उसको आप स्क्रीन पे कैसे दिखा सकते हैं, तो पहले बुक पर कोई एक लाइट मिरर पड़ेगा, देन बुक जो मिरर बुक पे पड़ा वही आप स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द बोर कमिटी आइडेंटिफाई एज अ मेजर कॉज ऑफ हाई मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन इंडिया। तो भोर कमेटी के बारे में पूछा है, तो हाई मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का मेजर कॉज क्या था, मेन उद्देश्य यहाँ पे मेन कारण क्या निकल के आया। एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन, लैक ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ओवर पॉपुलेशन, ये था यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल हाइजीन एंड इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज। भोर कमेटी का जो मेजर कॉज था यहाँ पे हाई मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी वाला, वो क्या था यहाँ पे डेथ वाला, सॉरी एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल हाइजीन और इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज। Next one, which of the following right ensures protection of a person with mental illness from cruel, inhuman and degrading treatment in mental health establishment। तो यहाँ पर कौन सा राइट है, क्या है यहाँ पे कौन सा राइट है जो पर्सन को प्रोटेक्ट करता है किससे, क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने में। ऑप्शन में यहाँ पर राइट टू live in safe and hygienic environment, right to compulsory participation in vocational work, या फिर right to restrict communication with family, right to mandatory use of institutional uniform। तो यहाँ पर जो एक अधिकार है हमारा जो मानसिक पीड़ित व्यक्ति को भी है वो है सेफ और हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार। नेक्स्ट वन, which of the following working condition was identified by the सेटी कमिटी as a deficiency affecting nurses in India। तो सेटी कमेटी ने किस कार्य स्थिति को भारत में नर्सों को प्रभावित करने वाली कमी के रूप में पहचाना था। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट नर्सिंग स्टाफ इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, लिमिटेशन ऑफ ड्यूटी आवर टू मैक्सिमाइज 40 पर वीक, requirement to bear the cost of breaking of hospital article, provision of excessive high salary without fixed scale। तो यहाँ पर सेटी कमेटी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि अस्पताल के सामान के टूटने फूटने के खर्च का वहन करने की बाध्यता है, जो यदि हॉस्पिटल में किसी नर्सेज से कुछ टूटता है तो उसको वहन करने की जो बाध्यता है वो यहाँ पे इन्होंने है जो प्रॉपरली प्लान करके बताई थी। नेक्स्ट वन, which of the following item in a nursing emergency kit is primarily intended for assessment purpose। तो असेसमेंट के लिए इमरजेंसी किट में क्या होना चाहिए, सोप, हैंड टॉवल, फर्स्ट एड ड्रेसिंग मटेरियल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कॉन्डम, आयरन फॉलिक एसिड, क्लोरीन टैबलेट, एंटीसेप्टिक बॉटल, पैरासीटामॉल, या फिर इन्फेंट वेटिंग स्केल, थर्मामीटर, मेजरिंग टेप और बाथरूम स्केल। तो यहाँ पर इमरजेंसी किट में असेसमेंट प्रोसेस के लिए पूछा है, नॉट अ ट्रीटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे असिस्ट करने के लिए पूछा है, तो असिस्ट करने के लिए आपकी टॉवेल, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्लोरीन टैबलेटें नहीं पड़ेगी ज़रूरत किसकी पड़ेगी, इन्फेंट वेटिंग स्केल की, थर्मामीटर की, मेजरिंग स्केल की और बाथरूम स्केल की, क्योंकि यहाँ पे हमें असिस्ट करना है ना कि ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम misinterrupts antigen and mounts an excessively vigorous response according to Aldwin's immunological response theory।
एल्डविन के प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया सिद्धांत के अनुसार जब प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिजनों की गलत व्याख्या करती है, मतलब अपनी खुद की सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, तो क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यून इलनेस, रिड्यूस्ड इम्यून। तो जैसा मैंने कहा कि अपनी खुद के ही एंटीजन को मिस इंटरप्ट करेगी, उनको ही नुकसान पहुंचाएगी, मतलब क्या होगी? ऑटो इम्यून इलनेस है जो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन, विच ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द मेजर शिफ्ट इन अप्रोच अंडर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम? तो NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत कौन सा सबसे मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर? शिफ्टिंग फ्रॉम हॉस्पिटल बेस्ड केयर टू कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही है आपका, कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है इसका मेजर जो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि अस्पताल आधारित देखभाल से सामुदायिक आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर बढ़ना। हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं तो कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ एजिंग सजेस्ट दैट क्यूमुलेटिव मेटाबॉलिक एरर्स प्रोड्यूस एबनॉर्मल मेटाबोलाइट्स एंड लीड टू सेलुलर डिस्फंक्शन ओवर द टाइम? तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उम्र बढ़ने का कौन सा सिद्धांत है जो बताता है कि जो मेटाबॉलिक एरर्स है हमारे लिए एज पर उम्र के साथ साथ क्या होते हैं? कोशिकाओं के सेलुलर डिस्फंक्शन को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये थ्योरी कौन सी है? एरर कैटास्पोर थ्योरी। एरर कैटास्पोर थ्योरी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ अ हाई N6N3 फैटी एसिड रेशियो अफेक्ट्स इम्यून फंक्शन ड्यूरिंग द स्ट्रेस? तो यहाँ पर N6 का जो रेशियो है, N3 फैटी एसिड का जो अनुपात है, फैटी एसिड रेशियो अफेक्ट इम्यून फंक्शन ड्यूरिंग द स्ट्रेस, तो वो क्या होगा यहाँ पे? इट एनहेंस इम्यून एजिंग बाय इंक्रीजिंग omega-3 सिंथेसिस, इट प्रिवेंट डिप्रेसिव सिम्टम्स, या फिर इट प्रमोट्स प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस प्रोडक्शन स्पेशली ड्यूरिंग द स्ट्रेस, या फिर इट रिड्यूस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बाय सप्रेसिंग साइटोकाइन एक्टिविटी। तो यहाँ पर N6N3 का जो रेशियो है प्रमोट करता है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोडक्शन को, कब? स्पेशली ड्यूरिंग द स्ट्रेस। नेक्स्ट है, विच नर्सिंग थ्योरिस्ट फोकस्ड ऑन असिस्टिंग पेशेंट टू अचीव एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेल्फ केयर? तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी पूछी है, तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दी थी? ओरेम ने। किसने दी थी? ओरेम ने। नेक्स्ट इज, which of the following is the major disadvantage of using projected aids in teaching learning situation? तो डिसएडवांटेज क्या है प्रोजेक्टेड एड्स का यूज़ करना में टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में? तो यहाँ पर होगा दे रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी एंड डार्क रूम। तो जो आप टीचिंग लर्निंग AV एड्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पूछा है प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड मतलब आप जो प्रोजेक्टेड एड का इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से आपका सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन है उसके लिए डार्क रूम की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू बी रिड्यूस्ड बाय इनकरेजिंग एल्डरली पेशेंट टू बी आउट ऑफ बेड एज मच एज पॉसिबल? तो यहाँ पर कौन से कॉम्प्लिकेशन है जो कम हो सकते हैं यदि आप जो बुजुर्ग पर्सन है उसको कहें कि आप बेड से दूर रहिए? इन्फेक्शन से बचा सकते, बेड सोर से, हाइपोग्लाइसीमिया, इंसोम्निया से, तो उनको आप बेड सोर से बचा सकते हैं और प्रेशर सोर से। नेक्स्ट वन, हाउ डज अ चाइल्ड टिपिकली रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट स्टेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन? बच्चा अपना रिस्पॉन्ड किस तरीके से बताएगा? प्रोटेस्ट करेगा, भर्ती होता है हॉस्पिटल में जब, क्या होगा? एक्सेप्ट स्टाफ केयर विदाउट डिस्ट्रेस, क्राइज इंटेंसली इन रेसिस्ट, या फिर बिकम इंटरेस्टेड इन सराउंडिंग, स्लीप कंटिन्यूसली विदाउट रिएक्टिंग टू सेपरेशन। रोना स्टार्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। प्रोटेस्ट पूछा है, बच्चा अपना प्रोटेस्ट कैसे जाहिर करेगा? हॉस्पिटल में जाके रोएगा, और जो भी उसकी केयर कर रहे हैं, लेट से मदर है, फादर है, वहाँ से जाएंगे तो रोना स्टार्ट कर देगा, और कोई उसको कंफर्ट देने की कोशिश करेगा तो उसको भी भगा देगा। नेक्स्ट वन, विच फीचर्स इंश्योर्स द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्राइमरी लिटरेचर रिसोर्सेज? तो प्राथमिक साहित्य स्रोतों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने वाली प्रमुख विशेषता कौन सी है? प्राइमरी लिटरेचर रिसोर्स कौन सा है? तो वह पीयर रिव्यू। प्राइमरी पूछा है, तो
प्राइमरी होता है, साथ वाले। नेक्स्ट वन, व्हाट इज वन की डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोमस एंड असिंक्रोमस कम्युनिकेशन इन हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सिंक्रोमस और असिंक्रोमस कम्युनिकेशन के बीच का अंतर क्या है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। सिंक्रोमस कम्युनिकेशन है जो साइमल्टेनियसली होगा। कैसे होगा? साइमल्टेनियसली होगा। और जो यहाँ पर और कैसा होगा? एंड कैन बी इंटरप्टिव वाइल असिंक्रोमस अलाउज डिलेड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जो सिंक्रोमस है वो कैसा होगा? साइमल्टेनियसली होगा और इंटरप्टिव भी हो सकता है, लेकिन जो असिंक्रोमस है वो कंटिन्यूसली रहेगा। इसमें डिले रिस्पॉन्स एक तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या मार्क कर सकते हैं कि सिंक्रोमस और असिंक्रोमस के बीच का मुख्य अंतर क्या है कि सिंक्रोमस कम्युनिकेशन है साइमल्टेनियसली होगा और बीच बीच में इंटरप्ट भी होगा, लेकिन जो असिंक्रोमस है वो डिले हो सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन वीकनेस इन नर्सिंग रिसर्च। तो नर्सिंग रिसर्च की सबसे कॉमन वीकनेस क्या है? तो सबसे कॉमन है ओवर जनरलाइजिंग फाइंडिंग एंड मेकिंग इनएप्रोप्रिएट कैजुअल क्लेम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पियागेट कॉन्सेप्ट ऑफ अकोमोडेशन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो पियागेट की जो जीन पियागेट की जो यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अकोमोडेशन थ्योरी है वो क्या बताती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? प्रोसेस थ्रू विच एक्सिस्टिंग स्कीम एंड मॉडिफाइड टू अंडरस्टैंड न्यू एक्सपीरियंस। यदि आपको जिन भी आंसर में लगता है कि इस आंसर की में गलत है तो आपके पास ऑब्जेक्शन लगाने के लिए अभी टाइम है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगा दीजिए ऑफिशियल MPESB की वेबसाइट पर जाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामेटिक फीचर्स मोस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट द इंटीग्रेशन ऑफ मलेरिया कंट्रोल विद प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडियाज हाई रिस्क एंड पुअरली एक्सेसिबल एरिया। तो यहाँ पर मलेरिया कंट्रोल के लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर है भारत में, जो कि हाई रिस्क ग्रुप है, लेकिन वहाँ पर वो एरिया में क्या है? सुविधाएं हैं जो कम है, एक्सेसिबल नहीं है। तो वो यहाँ पे क्या होगा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मलेरिया एंटी मलेरिया ड्रग सेंटर एंड फीवर ट्रीटमेंट डिपोट्स। तो यहाँ पर जहाँ पर ये सुविधाएं प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही हैं तो वहाँ पर एंटी मलेरिया औषधि केंद्र एवं फीवर ट्रीटमेंट डिपो की स्थापना करने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द फोकस ऑफ फैमिली हेल्थ नर्सिंग। तो फैमिली हेल्थ नर्सिंग का यहाँ पे सबसे अच्छा फोकस क्या है? नर्सिंग केयर एम्ड प्राइमरली एट इंडिविजुअल पेशेंट इन हॉस्पिटल सेटिंग, ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर डायरेक्टेड एट द फैमिली एज अ यूनिट टू प्रमोट एंड मेंटेन द हेल्थ, या फिर कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव। तो यहाँ पर होगा आपका ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर डायरेक्टेड एट द फैमिली एज अ यूनिट टू प्रमोट एंड मेंटेन द हेल्थ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड इन क्लाइंट केयर। तो पेशेंट रिकॉर्ड है जो क्लाइंट केयर का, वो यहाँ पर उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? तो जो भी पेशेंट का जो केयर की गई है उसका जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है उसका मेन फंक्शन क्या होगा? टू डॉक्यूमेंट हेल्थ प्रॉब्लम, केयर प्रोवाइडेड एंड प्लान्स फॉर फ्यूचर विजिट्स। बिल्कुल यही आपका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। कम्युनिकेशन के लिए डेटा चाहिए है, रिटर्न इंफॉर्मेशन के लिए का जो डेटा होगा पेशेंट रिकॉर्ड होगा क्लाइंट केयर का, उसका मेन रीज़न यही होगा कि फ्यूचर में यदि आप विजिट के लिए आते हैं तो आपके प्रीवियसली जो भी फाइल है वो मांगी जाती हैं, वही रीज़न है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू असेस द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पर बच्चे की उम्र 2 साल है तो क्या यूज़ किया जाएगा? हाइट यूजिंग स्टेडियोमीटर, हेड सरकमफेरेंस यूजिंग टेप। तो यहाँ पे होगा लेंथ यूजिंग आ स्लाइडिंग बोर्ड। क्या होगा? स्लाइडिंग बोर्ड से लंबाई चेक करना 2 साल की उम्र तक के बच्चे के लिए। तो ये था यहाँ पर नर्सिंग सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको ये पेपर है जो अच्छा लगा हो। तो हमने अभी 100 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं। जो अब नॉन नर्सिंग वाला सेक्शन है हमारा, ये यहाँ पे आपका जो ऊपर नॉन नर्सिंग वाला सेक्शन है जहाँ पर आपको चित्रकूट से शुरुआत हुई थी,
चित्रकूट है जो किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर ये अब हम 1 to 100 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और ये जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन है नॉन नर्सिंग के, जो मेडिकल एंड नर्सेज आपका शॉर्ट्स चैनल है उस पर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और कम्युनिटी पोस्ट में इसकी लिंक आपको है जो ऐड कर दी जाएगी। तो रिमेनिंग जो 100 क्वेश्चन है नॉन नर्सिंग, वो जो मेडिकल एंड नर्सेज आपका दूसरा चैनल है शॉर्ट्स मेडिकल एंड नर्सेज ऑफ शॉर्ट्स, उस पर आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए जाएंगे। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में ऐड कर दी जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके है जो देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो इस पेपर को लेके लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी लोग MP ESB की तैयारी कर रहे हैं उनको अपकमिंग टाइम के लिए यदि PDF चाहिए तो आप PDF चार्जेबल हैं, डायरेक्ट मेरे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं, जिसमें 2025 तक के पेपर्स हैं जो ऐड कर दिए गए हैं। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।